बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ डेफिनेशन समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जी रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन एज आर। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर के साथ राइट कर सकते हैं। आर जो है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो आपका कैपिटल आर है, रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो तमाम, चाहे जो भी नंबर आप मैथ में पढ़ रहे हैं ना, आप कह सकते हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू प्राइम जो है वो इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रियल नंबर जो है इन दोनों का यूनियन होता है। तो आप लोगों को समझ आ चुकी है, जो भी नंबर है, जिस तरह का भी नंबर है, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर देखते हैं। आप सब लोग 9th 10th में भी रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिसको आप लोग P बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकें और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल डिवाइड में जो Q है वो जीरो हो जाता है तो वहां से हमारा जो आंसर है वो इनफिनाइट बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल अंडर रूट 16, देखिए अगर आप अंडर रूट 16 लेते हैं तो 4 आंसर आता है ना, तो आप 4 को आसानी से काउंट भी कर सकते हैं। 3/4, 2.7, ये सब के सब आपके रैशनल नंबर हैं। अच्छा, रैशनल नंबर जो होते हैं ना, ये हमेशा फिनाइट नंबर्स होते हैं, इनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ इनफिनाइट का ऑप्शन आपके पास नहीं आता होता है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर की आगे 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस हैं। पहला है जी टर्मिनेटिंग, दूसरा है जी रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है, अ डेसिमल विच हैज ओनली फिनाइट डिजिट्स। अच्छा, ऐसे डेसिमल जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिनाइट डिजिट्स आ जाएं उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3.7, 0.005, 4 अप टू सो ऑन। तो रिकरिंग में क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल जो इनफिनाइट हो, लेकिन इनफिनाइट में जो नंबर्स आए वो रिपीटेड होने चाहिए। रिकरिंग में क्या होता है, ऐसे डेसिमल जो इनफिनाइट तो हो लेकिन इनफिनाइट रिपीटेड होने चाहिए, वो आपके रिकरिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.3333, ये रिपीट हो रहे हैं नंबर। 0.021212121, ये रिपीट हो रहा है। तो मेरे भाई ये आपके रिकरिंग डेसिमल होंगे और ये भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं इनफिनाइट तो हैं लेकिन ये रिपीटेड हैं। ठीक है, तो मैंने एक नोट लिख दिया, रिकरिंग डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब P बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई हमें अब समझ आ गई रैशनल नंबर्स की, ऐसे नंबर्स जिसको हम P बाई क्यू में लिख सकें। लेकिन रैशनल नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स आपके इनफिनाइट में रिपीटेड नंबर आ सकते हैं, नॉन रिपीटेड नंबर आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अब ये इररेशनल नंबर्स क्या हैं, इररेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिसको आप P बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें वो आपके इररेशनल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 7/5 अप टू सो ऑन। तो इन तमाम नंबर्स को आप P बाई क्यू में नहीं लिख सकते, और अगर आप इनका अंडर रूट ओपन भी करें तो ये इनफिनाइट आएगा। ठीक है, ये रिपीटेड भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक बात लिख दी, इसी चीज को लिखते हुए कि इनफिनाइट नहीं आएगा, रिपीटेड नहीं होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये आपका इररेशनल में आएगा। आ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स जो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही नॉन आपके रिकरिंग होंगे, ये नंबर्स ना ही आपके इनफिनाइट मतलब रिपीटेड नहीं होंगे। ये इनफिनाइट में नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, फिनाइट भी नहीं होगा। टर्मिनेटिंग में फिनाइट हो रहा था और रिकरिंग में इनफिनाइट भी था और रिपीटेड भी था। लेकिन यहां पर इररेशनल में अगर आप देखें 3.14157, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा,
जैसे यहाँ रिपीट और 2.333 ये आपका रैशनल में आ रहा था। एक और एग्जांपल लिखिए 1.4125, इनफिनाइट तो हो लेकिन रिपीटेड भी ना हो, रिपीटेड इस तरह से, ठीक है ना। तो ये भाई आपका इर्रेशनल था। मैंने इर्रेशनल के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। अंडर रूट एन इज अ इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट एन आपका इर्रेशनल नंबर होगा अगर एन जो है वो प्राइम नंबर हो। अब अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, तो वो आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी समझने के लिए। अब जरा हम इनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। आइए जी अब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स तक देख चुके हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने हैं एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। बहुत आसान है मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले मैं एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स देख रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोलिजियर लॉ में क्या होता है, अगर आप कोई भी दो नंबर्स लें ए और बी, उन दोनों को ऐड करें तो आंसर आपका रियल नंबर आएगा। तो ये देखें जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास a प्लस बी बिलोंग्स टू r। इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, 2 प्लस 3 बिलोंग्स टू r, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो 5 जो है वो रियल नंबर है। तो मेरे भाई ये आप लोग इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अब देखें जी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है जी, ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी के। तो इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं एसोसिएटिव की। देखें, ए बी और सी आप कोई भी नंबर ले लें, A2 ले लें, B3 ले लें, C1 ले लें, ठीक है जी। तो A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया जी। तो A प्लस बी प्लस सी, इस प्रॉपर्टी का मकसद है कि अगर आप A B C की जगह भी चेंज कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा। अगर आप ए बी सी की जगह भी चेंज करते हैं वो आंसर सेम आएगा, और जो आंसर आएगा वो आपका कहाँ होगा, रियल नंबर में होगा। ए बी सी तीनों रियल नंबर में है तो आंसर भी रियल नंबर में होगा। तो ये जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो अब हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें, किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो वो आपका वही सेम नंबर ला कर दे देगा जो भी आप नंबर ऐड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप 2 ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 ऐड करते हैं या 0 प्लस 2 करते हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या आना है, 2 ही इसका आंसर आना है। और जो ये 2 होगा ये कहां पर होगा, रियल नंबर में होगा। तो हमें यहां से एक बात की समझ आ गई, जीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, वेयर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां से आप लोग ये प्रॉपर्टी इस तरह से एग्जांपल देकर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी आपके पास एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसका आप माइनस लेते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 है ना, प्लस 2 है, तो प्लस 2 का अगर हम -2 करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 2 प्लस -2 करें या -2 प्लस 2 करें, बात एक ही है, आंसर 0 आना है। तो यहां से हमें एक बात की समझ आ गई, -a जो है यहां पर एडिटिव इनवर्स होगा। तो इस एग्जांपल में -2 आपका एडिटिव इनवर्स होगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी जी आप सबकी फेवरेट भी है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। मतलब 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर सेम ही आना है। तो ये आपका जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों के पास जो मैंने अभी अभी आपको समझाया ये सारे आपके पास एडिशन लॉज थे। अब ये मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं तो ये भी सेम ऐसे ही है। फर्स्ट है जी आपके पास कोलिजन में क्या होता है, ए बी जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी दो नंबर्स लें
उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, रियल नंबर आएगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो, 2 3 आर 6, तो वो आपका रियल नंबर ही होगा। ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में वही 3 नंबर्स लेने होते हैं, ए बी सी लेना होता है। ये ए बी सी तीनों के तीनों कहाँ पे होंगे, रियल नंबर्स में होंगे। तो भाई अगर आप इस तरह करें 2 3 मल्टीप्लाई 2 कर लें, या 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर 2 कर लें, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में है। 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, इनका आंसर सेम आएगा, और जो आंसर आएगा वो भी कहाँ होगा, रियल नंबर में होगा। ठीक है। तो ये जी हमारा एसोसिएटिव की एग्जांपल थी। तो नेक्स्ट देखें जी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो वही नंबर देता है जिसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर 4 ही आना है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। तो यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, वो 0 थी। जीरो को आप किसी के साथ भी ऐड करते हैं तो आंसर वो वही दोबारा से सेम लेकर आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है जी, 0 है। ठीक है। तो नंबर 4 पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर लेते हैं 2, तो 2 का इनवर्स होगा 1/2। ठीक है। तो अगर आप 2 1/2 कर लें, या फॉर एग्जाम्पल आप 1/2 लेते हैं तो 1/2 का इनवर्स 2 होगा, तो इन दोनों का आंसर 1 आएगा। कैसे, 2 से 2 कट जाएगा ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इस एग्जाम्पल में 1/2 है। मतलब 2 कोई भी नंबर है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आप a की पावर -1 भी लिख सकते हैं, और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में क्या होते हैं, a b इज इक्वल टू बी ए। जिस तरह से एडिशन में क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव में a b और b a का आंसर इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 कर दें या 3 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो आंसर आपका सेम आएगा। तो ये जी आपके पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ अगर दोनों एक साथ आ जाए तो वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो फॉर एग्जांपल जी मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। ए बी सी कोई भी 3 नंबर्स हैं और तीनों के तीनों रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। अगर b प्लस सी इस साइड पर होगा ना, a के इस साइड पर, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर a प्लस बी या b प्लस सी इस साइड पर आ जाए और मल्टीप्लाई, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी जगह हो राइट साइड पर, तो वो हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मैंने लिख दिया आपका, इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया, आपने याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम्पल में आता होता है। आ सेट सेटिस्फाइंग फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज। कौन सी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज जो अभी पढ़ी हमने, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर ऐसा सेट जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और ये आपके एमसीक्यूज में भी आती होती है। तो अब जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो भी रियल नंबर्स की ही हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में आती हैं। एंड जी हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज देख जिसमें नेक्स्ट हमारे पास हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो है आपके रिफ्लेक्स से निकला है, मतलब अक्स से निकला है। अगर फॉर एग्जांपल कोई रियल नंबर है a, तो दूसरा रियल नंबर भी a ही होना चाहिए। मतलब शीशे में अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आपका ही रिफ्लेक्स नजर आएगा ना, कुछ और तो नहीं होगा।
तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का, a इज इक्वल टू a। और आप सबको पता है कि हम लोग जितने भी नंबर्स हैं, तमाम नंबर्स हम रियल नंबर में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैथ में जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a और c आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे a जो है a प्लस b इक्वल है b प्लस c के और b प्लस c इक्वल है c प्लस a के। ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो a प्लस बी और c प्लस ए भी आपस में बराबर होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रॉपर्टी का जो मकसद है वो कह रहे हैं कि अगर a जो है वो b के इक्वल हो जाए, a b के इक्वल और b जो है वो c के इक्वल है, मतलब इन दोनों के दरमियान में इक्वल है ना, तो a और c आपस में बराबर होंगे। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये आपकी क्या होगी जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है जी आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक में क्या है, अगर a और b आपस में बराबर होंगे तो b और a भी आपस में बराबर होंगे। चैप्टर 3 कुछ बच्चे कर चुके होंगे, तो चैप्टर 3 काफी कॉलेजों में पहले ही करवाया जाता है, वहां पर आप लोगों ने सिमेट्रिक पढ़ा होगा। सिमेट्रिक में आप ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा से वही आंसर आ जाता होता है, तो यहां भी कुछ ऐसे ही है, a b और b आपस में बराबर हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर a और b आपस में बराबर हैं तो आप उसके साथ कोई भी नंबर आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a और b आपस में बराबर है ना, तो यहां पर भी आप 2 ऐड कर सकते हैं, यहां पर भी आप 2 ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहां से एक बात की समझ आ गई कि +2 अगर इस साइड पे आके -2 हो जाए, 2 से 2 कट जाएगा तो a और b आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने कुछ यही सीखा है कि a इज इक्वल टू b, तो a प्लस c और b प्लस c आपस में बराबर होंगे, दोनों तरफ आप c ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव में भी कुछ इसी तरह का काम है, यहां पर एडिशन हुई है किसकी, 2 की दोनों तरफ। अब मल्टीप्लीकेशन में हम दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए जी, अगर a प्लस सी और b प्लस सी है आपके पास, प्लस सी इस साइड पे आके माइनस सी हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू b बच जाएगा। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी ये प्रॉपर्टी बन सकती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अगर ए सी और बी सी है, लेकिन सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। मैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज आपको 2 समझा रहा हूँ जो आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की भी हैं, वो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देख लेंगे, आपने ये 2 ही समझनी है फिलहाल। पहली है जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको कुछ लोग ट्रिकोटोमी बोलते हैं, कुछ ट्राइकोटोमी बोल होते हैं, कुछ ट्राइकोटोमी बोल रहे होते हैं, तो आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उसी तरह बोल सकते हैं। मैथ में आपने काम परफॉर्म करके दिखाना है, बोल कर नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो मेरे भाई, अगर a और b जो हैं आपस में बराबर हैं, तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a b के ग्रेटर हो सकता है और a लेस देन भी b हो सकता है। अगर a और b दोनों आपस में बराबर हैं, यार सारे नंबर्स रियल नंबर्स में ही है, ठीक है। अगर मैं ना बताऊं ना, तो a और b सारे नंबर्स रियल नंबर्स में ही है। अगर a और b आपस में बराबर हैं, तो a b के से ग्रेटर भी हो सकता है और a b से लेस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। सेकंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें 2 चीजें होती हैं हमारे पास, अगर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है, ये दोनों अगर ग्रेटर हैं तो a ग्रेटर देन c होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया भी था, ठीक है। इसी तरह सेकंड में है, अगर a और b दोनों लेस हैं, a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो a किससे लेस होगा, c से, क्योंकि b इन दोनों में कॉमन है।
ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो समझाना जरूरी थी ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लेंगे, तमाम पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जी अपनी 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आपके सामने स्टेटमेंट मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव कोलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि जी आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। फर्स्ट पार्ट है 0। आप लोगों ने बताना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी के लिहाज से ये आपके पास क्लोज्ड आप लोग बोल सकते हैं इसको, कि क्या ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई हो भी सकता है या नहीं। तो देखिए जी, सबसे पहले अगर हम एडिशन में इसको चेक करते हैं, अगर हम इसको एडिशन में चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 को हम 0 में ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये जो आंसर है क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है? तो आपने कहा सर जो आंसर आया है बिल्कुल इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 0 बिलोंग कर रहा है जी जो आंसर आया है हमारे गिवन सेट में। तो फिर ये सेट तो बिलोंग कर गया, तो फिर आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया है इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमें समझ आ गई, हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को उसी सेम नंबर से ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर वही आंसर दोबारा से सेट वाले आंसर्स आ गए तो वो तो क्लोज हो जाएंगे एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब ये जो आंसर आया है 0, ये इस सेट में मौजूद है, ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसके नीचे आप लोग लिख लेंगे देयरफॉर सेट ए इज क्लोज्ड, therefore set A is closed with respect to addition। तो पहले हमने एडिशन के लिहाज से चेक कर लिया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब ये क्वेश्चन में 0 है ना हमारे पास, तो अगर मैं 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 0 आया। अब ये जो आंसर आया है ये हमारे इस सेट में मौजूद है, देखो ना 0 इसमें मौजूद है ना, तो 0 बिलोंग्स कर जाएगा 0 में, तो फिर यहां भी आपको यही लिखना पड़ेगा therefore set A is closed with respect to मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को चेक करने, जो सेट में नंबर्स मौजूद होंगे उसी के साथ आपने ऐड और मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अब जैसा कि सेकंड पार्ट है, आपको मजीद अभी क्लियर होता जाएगा, साथ साथ जैसे जैसे पार्ट्स इंक्रीज होंगे ना आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास 1। अब जैसे हम इस 1 को चेक करते हैं, 1 को 1 के साथ ऐड करके पहले हम एडिशन के लिहाज से चेक करते हैं। 1 + 1 2, क्या 2 इस सेट में मौजूद है? देखो ना इस सेट में 1 था, 1 को 1 के साथ ऐड किया, आंसर 2 आया। क्या ये जो 2 है इस सेट में मौजूद है? आप लोगों ने कहा सर 2 तो मौजूद नहीं है, 2 इस सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर ये तो क्लोज ना हुआ। देयरफॉर आप लोग इसको लेट कर सकते हैं कि ये सेट ए के इक्वल है, जैसा कि मैंने यहाँ इसको ए का नाम दिया है ना, सेट ए, तो आप इसको ए के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है देयरफॉर ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 2 इसमें मौजूद नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ए is not closed with respect to addition। तो एडिशन के लिहाज से जी ये क्लोज नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। सेट में 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ जाएगा। ये जो आंसर आया है क्या इस सेट में मौजूद है? आपने कहा सर बिल्कुल मौजूद है, तो फिर आप लोग लिख देंगे देयरफॉर सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर सेट ए इज क्लोज्ड
क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आप लोगों ने सिंपल यहां पर सिर्फ यही चीज बतानी है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी। अब इसका सेकंड पार्ट है जी 0 और -1। देखें जी सेकंड पार्ट 0 और -1। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं 0 और -1। तो हम इस थर्ड पार्ट है यार, थर्ड पार्ट हम 0 और -1 को a के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं, मैं इसको a के इक्वल लेट कर सकता हूं। तो कर देता हूं, पहले आप एडिशन के लिहाज से चेक कर लेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। यहां पर आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। देखें 0 और -1 है, तो यहां पे 0 और -1 आ जाएगा। इसी तरह यहां भी 0 और -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। एडिशन के लिहाज से पहले हम इसको चेक कर रहे हैं जी। यहां भी 0 -1, यहां भी 0 -1। देखें 0 को अगर मैं 0 में ऐड करता हूं आंसर 0 आएगा। ठीक है, 0 को अगर -1 के साथ ऐड करता हूं तो -1 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, -1 को अगर 0 के साथ ऐड करता हूं तो -1 आएगा। -1 को -1 से ऐड करता हूं तो -2 आएगा। अब ये जो हमारे आंसर्स आए हैं 1 2 3 4, ये हमारे 4 आंसर्स आए हैं। अगर इनमें से एक भी नंबर इस सेट में ना हुआ तो ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए -2, ये -2 है। क्या -2 इस सेट में मौजूद है? आपने कहा सर मौजूद नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर सेट ए इज नॉट क्लोज्ड, देयरफॉर सेट, क्योंकि -2 यहां मौजूद नहीं है, सारे नंबर्स का मौजूद होना जरूरी है। देयरफॉर सेट ए इज नॉट क्लोज्ड, therefore set A is not closed with respect to addition। अगर आप लोग अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से चेक करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। 0 -1 यहां भी आ जाएगा। यहां मैं डॉट लगा देता हूं, ये डॉट मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 -1 यहां भी आ जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, 0 को -1 से किया तो 0, -1 को 0 से किया तो 0, -1 को -1 से किया तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो +1 है, ये +1 इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी होल्ड नहीं करेगा। तो यहां लिख लेंगे देयरफॉर सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी ये चीज हमारा क्लोज नहीं है। मैंने आपको बता दिया जी किस तरह से करना है। ये जी हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है 1 -1। इसको भी हम लोग कुछ इसी तरह ही करने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 को, पार्ट नंबर 4 है जी 1 -1, इसको हम a के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसी तरह का एक टेबल बना लेना जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो देखें जी किस तरह से ये टेबल बनेगा। पहले हम एडिशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं 1 -1, और इसी तरह यहां भी 1 -1 जी। तो अब हम लोग जी इसको चेक कर लेते हैं एडिशन के लिहाज से। 1 + 1 2, 1 -1 0, -1 1 0 हो जाएगा। -1 को प्लस -1 + 1 0, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो -2 और +2 0 0 यहाँ तो है ही नहीं, तो ये एडिशन के लिहाज से ये हमारा भी सेटिस्फाई ना हुआ। तो यहां लिख लेंगे देयरफॉर सेट A इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से क्लोज ना हुआ। अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं। 1 -1, यहां पे जी हम डॉट लगा लेते हैं, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 -1, देखिए जी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से किया तो -1, -1 को 1 से किया
तो -1 को -1 से किया तो +1। अब ये जो चारों नंबर्स हमारे पास आए हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें 1 -1 और 1 इस सेट पे मौजूद है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बाहर से आया है, तो ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं जी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। देयरफॉर सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट जो है ये क्लोज्ड है। ठीक हो गया जी। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। शायद कोई क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए, लेकिन मोस्टली चांस एमसीक्यूज में ही होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आंसर्स ये आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए जी फर्स्ट पार्ट 4 + 9 = 9 + 4। तो ये आपका जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया था a + b = b + a। प्रॉपर्टीज में जिन बच्चों ने जाके अभी तक नहीं पढ़ी प्रॉपर्टीज, वो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लें, आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो a + b = b + a, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप लोग लिख लेंगे। सेकंड पार्ट है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने ये पूरा लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या थी, a + b + c = a + b + c। ठीक है, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी सारी ज़बानी याद करनी है जो मैंने भी शुरू में आपको समझाई है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी यही सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो ना यहाँ पर तीनों नंबर्स यूज हुए हैं, a + b + c वाला। तो फोर्थ पार्ट है 100 + 0 = 100। ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। मैंने आपको बताया था 0 को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें दोबारा से वही नंबर आता है। तो लिख लेंगे साथ साथ अपनी अपनी बुक पर लिखते जाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास 100 × 1 = 100। अब देखो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर दोबारा से वही आता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने पूरा लिखना है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है 4.1 + 4.-1 = 0। देखो आंसर आ गया 0, ये एडिटिव इनवर्स है। 4.1 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, -4.1, तब जाके आंसर 0 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने क्या लिख लेना है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 बिल्कुल जी ये भी एडिटिव इनवर्स है, a का इनवर्स क्या होगा, -a ना, तब जाके आंसर 0 आएगा। तो इसका भी आप लोग लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 8 जी बिल्कुल जी, पार्ट नंबर 8 आप लोगों ने बता दिया मुझे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। √2 मल्टीप्लाई √5 =√5 मल्टीप्लाई √2। तो ये तो पीछे वाली बात हो गई ना। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी। पार्ट नंबर 9 है ab - c = ab - ac। ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि a जो है वो दूसरी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। इसी तरह अगर आप लोग पार्ट नंबर 10 देखें, पार्ट नंबर 10 जो है z दूसरी साइड पे है, राइट साइड पे है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 10 राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पार्ट नंबर 9 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पार्ट नंबर 11 है जी आपके पास, यार क्या बात है, बता दिया आप लोगों ने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, a × b × c। ठीक है ना, यहाँ पे तीनों नंबर्स यूज हो रहे हैं, अगर आप इनकी जगह भी चेंज कर दें तब भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखें a जो है वो लेफ्ट साइड पे है, जो कि अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, पार्ट नंबर 12, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जी, मैंने तमाम आंसर्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बता दिए हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं यहाँ पर, और आपको क्वेश्चन नंबर 3 की सारी प्रॉपर्टीज अभी समझाऊंगा कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
देखें जी, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, -3 लेस देन -2 इज इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप 0 लेस देन 1। अगर आप यहां पर देखें जी, -3 पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का, -3 लेस देन -2 0 लेस देन 1। तो ये वैल्यू किस तरह बनेगी? अगर आप दोनों तरफ 3 को ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल आप 3 को यहां भी ऐड कर देते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि ये वैल्यू आंसर किस तरह आएगा। 3 को आप यहां भी ऐड कर देते हैं, -3 + 3 0 आ जाएगा, -2 + 3 आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने एडिशन की है, दोनों तरफ +3 को ऐड करके अपना ये वाला आंसर बनाया है। तो जिसका आंसर क्या लिखेंगे आप? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आपके पास नेक्स्ट है जी, पार्ट नंबर 2 है -5, पार्ट नंबर 2 है -5 लेस देन -4, और इसका जो आंसर बन रहा है जी हमारे पास 20 ग्रेटर देन 16। तो इसका अब ये आंसर किस तरह से बन रहा है? अगर आप यहां पर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 से, -4 मल्टीप्लाई -4, ठीक है जी। तो आपको यहां पर दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेस देन -4 मल्टीप्लाई -4। अब -4 की वजह से ये जो साइन है ये ग्रेटर 20 ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 आर 16 हो जाएगा। आपको नजर भी आ रहा है कि 20 जो होता है वो बड़ा होता है 16 से। तो ये आंसर हमारे पास इस तरह से बनेगा, -4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। तो इसका आप आंसर लिखेंगे सेकंड पार्ट का, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 1 ग्रेटर देन -1। थर्ड पार्ट है जी 1 ग्रेटर देन -1, -3 ग्रेटर देन -5। तो ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन रहा है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट को समझना भी है और करना भी है। थर्ड पार्ट देखते हैं जी, एडिंग होगी। थर्ड पार्ट जी एडिंग से होगा, एडिंग एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो मुझे तो समझ आ गई ये कैसे होगा। देखिए, अगर आप इसको -4 को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, -4, तो 1 - 4 क्या हो जाएगा? -3, -1 - 4 क्या हो जाएगा? -5। तो -4 को दोनों तरफ आप लोगों ने ऐड किया है। तो थर्ड पार्ट आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, सेकंड पार्ट मल्टीप्लिकेटिव और फर्स्ट पार्ट भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है a लेस देन 0। पार्ट नंबर 4 a लेस देन 0 और ये आपके पास इक्वल है -a ग्रेटर देन 0। चलिए पार्ट नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं, a लेस देन 0। तो ये आपका ना मल्टीप्लाई से सॉल्व होगा, आपको दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लोग तो वैसे ही जीनियस हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि सर आप -1 से मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा सोचें नहीं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -a लेस देन 0 को 1 से किया, 0 आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जी आपकी पार्ट नंबर 4 जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लिखते जाओगे साथ साथ, ठीक है ना, मेरे साथ साथ लिखते जाओगे ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। क्वेश्चन के साथ साथ इसको आप साथ साथ लिखते भी जाओ, ठीक है, साथ साथ इनके आंसर लिख दो। ये एडिटिव था, ये मल्टीप्लिकेटिव था, ये एडिटिव था, ये मल्टीप्लिकेटिव था, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 है जी a ग्रेटर देन b। पार्ट नंबर 5 a ग्रेटर देन b। इसके बाद क्या है जी? a ग्रेटर देन b, 1/a लेस देन 1/b। इसका आंसर जी ये बन रहा है जी 1/a लेस देन 1/b। तो भाई ये बड़ा जबरदस्त है, ये एक मल्टीप्लीकेशन है। दोनों तरफ 1/ab से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 1/ab से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 1/ab से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब हम लोग वैल्यू को इन्वर्स कर रहे हैं, इन्वर्स की वजह से ये जो ग्रेटर देन है ना, ये आपका लेस देन में चेंज होगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज बताता हूं, अभी ना चेंज करो, देखो जरा कैसे होगा। a से a कट जाएगा 1/b, और यहां भी हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए ना 1/ab से, b से b कट जाएगा, 1/a आ जाएगा। तो ये 1/b
ग्रेटर देन 1/a, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/a लेस देन 1/b। 1/, अगर यहां से पढ़ें 1/a लेस देन 1/b, तो ये आपकी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 6 जी, लास्ट पार्ट है, a ग्रेटर देन b। पार्ट नंबर 6 ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, लिख लेना, a ग्रेटर देन b माइनस a लेस देन माइनस b, माइनस a लेस देन माइनस b, यही है ना, माइनस ए लेस, बिल्कुल यही है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बता दिया कि सर जी मेहरबानी करके इसको फटाफट -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस का a आ जाएगा, माइनस की वजह से ग्रेटर लेस में चेंज हो जाएगा तो माइनस का b आ जाएगा। तो ये आपकी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, अगर शॉर्ट में आ जाए ना बोर्ड में शॉर्ट में, तो आपने सॉल्व करके बताना है। आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करके अपना आंसर बताना है, तो आपसे ये फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 1 मैं कर चुका हूँ, बड़ा शॉर्ट सा पार्ट है, a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b/c। तो लेफ्ट हैंड साइड ली है a/c प्लस b/c। ये जो डिवाइड में c है ना, हमने इसको अलग अलग कर दिया है, तो a प्लस b वैसे ही आ जाएगा, 1/c हमने कॉमन ले लिया है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, लेफ्ट या राइट, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट है या राइट है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी आ जाएगा, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट, -7/12 -5/18 -21 -10/36 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि ये तो सेकंड पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट ही तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सेकंड पार्ट जी इसको हम रेस करते हैं, सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट जी इसको मैं रेस कर चुका हूं जी, लिखिए जी सेकंड पार्ट, सब बच्चे अपनी अपनी बुक से देखकर सेकंड पार्ट लिख लेंगे, a/b प्लस c/d इज इक्वल टू AD प्लस BC/BD। तो ये जी आपके पास सेकंड पार्ट है। मैंने इसकी क्या की, लेफ्ट हैंड साइड ले ली सेकंड पार्ट की, लेफ्ट हैंड साइड a/b प्लस c/d, ठीक है जी। तो यहां पे अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगा, किस तरह से, देखें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। a/b, इसके c के डिवाइड में d है ना, तो यहां इसके साथ मैंने d से डिवाइड भी किया, d से मल्टीप्लाई भी किया, फिर आ जाएगा ये c/d। a के डिवाइड में क्या है, b है ना, तो इसको मैंने b से डिवाइड भी किया और b से क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया। इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों ने लिखना भी है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस रूल को गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं, आप लोगों ने ये साइड पे लिखना भी है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, a को d से मल्टीप्लाई, AD/BD, c को b से मल्टीप्लाई, CB/DB आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, डिवाइड वाली वैल्यू को, तो वो जी फर्स्ट पार्ट की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखें AD 1/BD आ जाएगा प्लस CB 1/BD, या DB एक ही बात है, आप यहाँ BD लिख लें, बेशक अगर कंफ्यूजन हो रही है तो BD लिख लें, DB लिख लें या BD लिख लें, कोई मसला नहीं है, बात एक ही है, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से हमने AD प्लस CB वैसे ही आ जाएगा, और 1/BD ये हमने बाहर कॉमन ले लिया है, और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देंगे, वैसे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो यहाँ पे सिंपल आप डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे है ना। इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, AD प्लस CB/BD आ जाएगा, CB लिखें या BC लिखें, कोई मसला नहीं है जी। तो ये क्वेश्चन जी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है, प्रूव हो चुका है, नीचे लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
इसको जी हम रेज करेंगे तो ही क्वेश्चन नंबर 5 कर पाएंगे, और कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे, सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, -7/12 -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, -7/12 -5/18, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी खास वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमारा ना, देखिए यहाँ 21 है ना, 7 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 21 आएगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ 10 है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो यहां लिखना भी है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो ये रूल आपका गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। ये जो पिछले क्वेश्चन का हिस्सा था, जो कि मैं इसको रेस कर देता हूं अगर आप लोग डर रहे हैं इसको देखकर। तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन था जी हमारे पास। अब हम इसको जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 21, 7 3 21, और इसके बाद 12 3 36, 5 2 10, 18 2 36। तो आप इस 36 को यूं इस तरह से साइड पे कर सकते हैं, -10, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। तो ये -21 -10 आ जाएगा, 1/36 बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, लेफ्ट नहीं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वो जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2 में यहाँ पे फॉर्म बने हुए थी ना, वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहां लिख देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या खाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख देना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ। -21 -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में 36 आ जाएगा। ये आपका प्रूव हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पार्ट नंबर 1 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है 4 + 16x, 4 + 16x/4। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिए वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। आपने हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है। तो ये जो 1/4 है ना डिवाइड में, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 16x आ जाएगा। वो वैल्यू डिवाइड में थी ना, तो हमने उसको साइड पे कर दिया। अब इस स्टेप को आपने सेटिस्फाई करना है, जस्टिफाई करने का ये स्टेप बना कैसे है, तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू होती है ना a/b, तो ये b जो है इसको आप डिवाइड में है, b आप इसको डिवाइड में लिख सकते हैं a को मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो देखिए ये वैल्यू कुछ इस तरह से है, a.1/b। ठीक है, तो इस स्टेप की जस्टिफिकेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 1/4। अगर इस 4 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 1, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। साइड पे आपने स्टेप को जस्टिफाई भी करना है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक होगा जनाब। तो 4 × 1। अब आप लोग क्या करेंगे जी, 4 यहां से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 यहां से आप कॉमन ले लें, 1/4, 4 कॉमन, तो ये 4 तो कॉमन आ गया, 1 प्लस यहां पे क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लिख देंगे साइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, 4 से 4 आपका जो है ये कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 क्या हो रहा है जी, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और सिंपल आपका जी 1 बचेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 प्लस 4x। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसका आप लोगों ने क्या लिखना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो यहां पे आप लोगों ने क्या लिख देना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये आपकी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसके बाद जी एक और छोटा सा स्टेप है, इस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 4x के साथ, तो ये 1 प्लस 4x आ जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, देखिए 1 मल्टीप्लाई हुआ ना इसके साथ, तो 1 प्लस 4x। तो इस स्टेप को आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1 प्रॉपर्टी, ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, जो कि मैंने आपको हर स्टेप बाय स्टेप बताया, एवरी स्टेप को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम अगर पेपर में आता है तो आपने ऐसे ही करना है जैसा कि मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है जी। अब देखें जी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जी हमारे पास क्या है, 1/4 प्लस 1/5। सेकंड पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, 1/4 प्लस 1/5 ओवर 1/4 माइनस 1/5। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, सेकंड पार्ट है। तो देखिए जी सबसे पहले तो हमने इसका स्टार्ट लेना है और वो किस तरह से लेना है। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ 5 है ना, 1/4 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ये 1/5 वैसे ही आ जाएगा, इसके नीचे 4 है ना, 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई ओवर, इसी तरह यहां भी 1/4 लिख देंगे, इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। यहां भी देखें इस वैल्यू के डिवाइड में 5 है, 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये 1/5 ये वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ वाली वैल्यू में डिवाइड में 4 है, 4 से डिवाइड और आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो साथ में लिखना भी है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ये आपका गोल्डन रूल था, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कटिंग हो रही है, कटिंग करना, जो कुछ हो रहा है वो कर देना, ठीक है। देखो जी किस तरह से, 5 1 जार 5 मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या फायदा कटिंग करने का, 5 4 जार 20, 4 1 जार 4, 5 4 जार 20, 5 1 जार 5, 4 5 जार 20, 4 1 जार 4, 5 4 जार 20। हमने जी इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है। इस स्टेप को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, a ओवर b, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज हैं इस तरह से a ओवर b और c ओवर d, a ओवर b और c ओवर d, तो ये जस्टिफाई करवा रहा हूं इस स्टेप को, a को c से मल्टीप्लाई, b को d से मल्टीप्लाई, तो इस स्टेप को आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ 5 और 4 को हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से अलग अलग करेंगे, 5 1/20, 4 1/20, 4 को अलग 1/20, यहां पे भी इसी तरह 5 1/20, 4 1/20, ठीक है जी। तो ये स्टेप आप लोगों ने पहले भी जस्टिफाई किया है इस स्टेप को, a ओवर b इज इक्वल टू a 1/b। तो ये स्टेप इस तरह से बना है कि भाई a को हमने साइड पे कर दिया और 1/b बन जाएगा। नेक्स्ट जी अब हम 5 - 4 यहां से अब हम कॉमन ले लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। अच्छा मैं ये रेज कर रहा हूं पार्ट नंबर 1,
ये अब रिकॉर्डिंग में जी आपके पास ये सारा मौजूद है। तो इस चैप्टर में से ना बोर्ड में 2 या 3 शॉर्ट आते हैं हर साल, एक शॉर्ट नहीं आता, 2 या 3 शॉर्ट इस चैप्टर में से हर साल आए होते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट, 5 माइनस 4 1/20 5 प्लस 4, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आपने सिंपल यहां पे क्या लिख देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, हर स्टेप को जस्टिफाई करना है कि आपका आंसर किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब जी नेक्स्ट स्टेप आपका किस तरह से होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ ऊपर प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आएगा यहाँ पर, इसको जरा ठीक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जी 5 प्लस 4 और नीचे माइनस है, नीचे माइनस है यहाँ पर, ये नीचे माइनस है। ठीक है, ऊपर बच गया 5 प्लस 4, नीचे बच गया 5 माइनस 4। 1/20 से 1/20 मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहां पे लिख दूंगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहां पे हमने अप्लाई की है। ठीक हो गया जनाब, 1/20 से 1/20 कैंसिल किया नेक्स्ट स्टेप बनाकर, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, बेशक कैंसिल ना करें वैसे लिख दें। अब नीचे क्या होगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 9 आ जाएगा जी हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब जी आपको पार्ट नंबर 3 करवाते हैं, इसको अब हम रेज कर देते हैं। चले जी, इतनी सी बात है जी, रेज हो चुका है। थर्ड पार्ट लिखेंगे जी, आप सब लोग थर्ड पार्ट लिख लेंगे जी। बेटा हर स्टेप को जस्टिफाई करवाना जरूरी है। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट है a ओवर b प्लस a ओवर b प्लस c ओवर d ओवर a ओवर b माइनस c ओवर d। तो ये सेम टू सेम उसी पार्ट की तरह ही है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, देखें a ओवर b, इसकी डिवाइड में d है ना, d से डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर ये c ओवर d वैसे ही आ गया, इसके डिवाइड में b है, b से डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसी तरह नीचे भी यही काम करूंगा, a ओवर b, इसके साथ वाली वैल्यू के डिवाइड में d है, d से डिवाइड और मल्टीप्लाई, c ओवर d, यहां भी इसके डिवाइड में b है, तो b से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इसका जो स्टेप क्या था, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी, यहां पे आप लोगों ने क्या लिख लेना है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को d के साथ, ad प्लस bd, c को b के साथ, cb ओवर bd ओवर a को d के साथ ad, b को d के साथ bd, c को b के साथ bc, d को b के साथ bd। ठीक हो गया जी, तो इस स्टेप को सेटिस्फाई मैंने आपको बताया, जस्टिफाई किस तरह से करना है, a ओवर b और c ओवर d। तो पिछले क्वेश्चन में बताया भी है मैंने, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप्स वाले ही स्टेप्स आने, a ओवर b c ओवर d इज इक्वल टू ac और bd आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम ना इस ऊपर वाली वैल्यू को अलग कर देते हैं, इस ऊपर वाली वैल्यू को अलग कर देते हैं, ad 1 ओवर bd, इसको भी cb 1 ओवर bd ओवर, यहां भी कुछ ऐसे ही करेंगे, ad 1 ओवर bd, ऊपर प्लस है जी, 1 ओवर bd माइनस cb 1 ओवर bd आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को आप लोगों ने किस तरह से करना है, इस स्टेप को आप लोगों ने इस तरह बता देना है, a ओवर b। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखना चाहते तो आप बेशक यूं 3 डॉट लगा सकते हैं या ब्रैकेट डाल लें, कोई मसला नहीं है। तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, a
1 ओवर बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जी आप सब लोगों ने क्या करना है, यहां से कॉमन ले लेने, तो ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। बी सी या सी बी जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ए डी प्लस बी सी 1 ओवर बी डी ओवर ए डी माइनस बी सी 1 ओवर बी डी। तो इसके साथ आप लोगों ने क्या लिख देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं प्रॉपर्टी को नीचे ले आया हूं। ठीक है, अब ये 1 ओवर बी डी 1 ओवर बी डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए डी प्लस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये कैंसिल हो गए। तो यहां पे जी क्या अप्लाई हुई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जी। ये आप आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है जी। तो ये है जी हमारा पार्ट नंबर 3 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। इसको अब हम रेस कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे ना। आप लोग तो कर रहे हैं यार, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते होते हैं, मुझे पता है जी। ऐसे वीडियो के सामने बैठने का ना फायदा नहीं होता, तो आपको अगर साथ साथ करेंगे ना तो आप लोग बोर नहीं होंगे। देखें जी सेकंड फोर्थ पार्ट जी लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी 1 माइनस 1 ओवर ए 1 ओवर बी, ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है। कुछ प्रीवियस स्टेप्स को ही फॉलो करूंगा मैं। देखें जी किस तरह से 1 ओवर ए इसके डिवाइड में बी है, बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 ओवर बी यहाँ इसके डिवाइड में ए है, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे आपका क्या होगा, नीचे कुछ इस तरह होगा। ये देखो ना, यहाँ डिवाइड में ए बी है, तो यहाँ पर ना ए बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस 1 की जगह पे। ए बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, अगर मैं ए बी से ए बी काट दूंगा तो यही वैल्यू दोबारा बन जाएगी माइनस 1 ओवर ए और 1 ओवर बी को हमने फिलहाल वैसे का वैसे ही लिख लिया है। अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप इसको कुछ, बल्कि अभी आप इसको वैसे ही डिवाइड में ही रहने दें, 1 ओवर ए और 1 ओवर बी। तो इसके साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। बिल्कुल जी, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहां पे आप लोगों ने लिखना भी है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ये जी आपका गोल्डन रूल है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को 1 के साथ, बी को ए बी के साथ, ए को 1 के साथ, ए को बी के साथ, ए बी आ जाएगा ओवर ए बी ओवर ए बी, 1 को 1 के साथ और ए को बी के साथ, तो ये हमारा ए बी आ जाएगा। तो आप लोग यहां पर वही पिछली प्रॉपर्टी जो हमने सेटिस्फाई करवाई थी, ए ओवर बी मल्टीप्लाई वाली, ए ओवर बी सी ओवर डी, ए को सी के साथ बी को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जी अब हम इस वैल्यू को अलग कर देते हैं, डिवाइड वाली वैल्यू को अलग कर देते हैं। किस तरह से अलग करेंगे, देखें ये बी वैसे ही आ जाएगा, 1 ओवर ए बी आ जाएगा, ए वैसे ही आ जाएगा, 1 ओवर ए बी आ जाएगा। डिवाइड में भी हमें अलग करना है इस वैल्यू को, ए बी 1 ओवर ए बी, और इसी तरह से ये जो 1 ओवर ए बी है, हमें इसको भी थोड़ा सा जरा बनाना पड़ेगा, 1 ओवर ए बी। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर हमारे पास दोबारा बन जाएगा। अब हम लोग इसके लिए क्या लिखने वाले हैं, वही पिछला स्टेप जो हमने पहले लिखा है, ए ओवर बी इज इक्वल टू ए 1 ओवर बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा जी। अब यहां से आप लोग कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर ए बी क्या ले लेंगे कॉमन, तो आपके पास b माइनस ए बच जाएगा इन दोनों में से। यहां b माइनस ए आ जाएगा, 1 ओवर ए बी कॉमन आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी भाई आप लोगों ने 1 ओवर ए बी कॉमन ले लेने, तो ए बी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है,
ए बी माइनस वन, ए बी माइनस वन, वन ओवर ए बी, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वन ओवर ए बी से वन ओवर ए बी कट जाएगा, बी माइनस ए बी माइनस वन, तो कटिंग होने की वजह से ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इस स्टेप में अप्लाई हुई है। ठीक है जी, तो ये जी आप सबका आंसर आ जाएगा बी माइनस ए ओवर ए बी माइनस वन। तो हर स्टेप को आप लोगों ने जी सेटिस्फाई करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जी, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।